क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल ऑर्गेनेल है जो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद बच जाता है इसका दूसरा पार्ट, दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट्स। Now the next type of the plastid, that is the leucoplasts. Leucoplasts that are the colorless plastids. ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, मीन्स इनके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर, किस टाइप का फूड ये स्टोर करते हैं उसके बेस पे इनकी तीन कैटेगरी बनती है। on the basis of type of food they store, they are of three types. ये तीन तरह के हैं। फर्स्ट वन इज अमाइलोप्लास्ट्स। अमाइलोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट हैं जो एक्चुअल में जो स्टार्च है उसको ये स्टोर करते हैं। दीज आर द स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड्स और ल्यूकोप्लास्ट्स। ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, और जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो के अंदर काफी ज्यादा अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेकेंड है प्रोटीनोप्लास्ट। जो प्रोटीनोप्लास्ट है, दीज आर द प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स। प्रोटीन स्टोरिंग, ये प्रोटीन को स्टोर करने वाले हैं, और इनको एल्यूरोप्लास्ट भी बोला जाता है। एल्यूरोप्लास्ट तो ये जैसे एलमंड है, कैश्यूनट है, उनके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीनोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टाइप का जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो होता है एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट का मतलब होता है दीज आर द फैट और ऑयल स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट्स। फैट और ऑयल स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट्स। तो ये फैट या जो ऑयल है उसको स्टोर करने वाले प्लास्टिड होते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अमाइलोप्लास्ट अगर वो स्टार्च स्टोर करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट अगर वो प्रोटीन स्टोर करते हैं, और एलायोप्लास्ट अगर वो फैट या ऑयल को स्टोर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का फूड स्टोर करते हैं। तो जो प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दो कैटेगरी होती है, क्रोमो मीन्स कलर्ड हो सकते हैं या कलरलेस हो सकते हैं। कलर्ड में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा दूसरे पिगमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और सेकंड वन है ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कौन सा फूड वो स्टोर करते हैं उसके बेस पे उसकी कैटेगरीज बन जाती है। नेक्स्ट थिंग कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर्ड जो प्लास्टिड होता है, वो बाद में क्रोमोप्लास्ट यानी कि अदर देन ग्रीन कलर के प्लास्टिड में भी चेंज हो जाता है, यानी कि इंटर कन्वर्जन होता है एक प्लास्टिड का दूसरे प्लास्टिड के अंदर। क्लोरोप्लास्ट that is get changed into non-green chromoplasts। नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट के अंदर ये चेंज हो सकता है। अब नॉन ग्रीन का मतलब जैसे ग्रीन टोमेटो या चिलीज। ग्रीन टोमेटो या जो चिलीज होती है उनका जो कलर है वो रेड हो जाता है, और रेड कलर किस वजह से होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो रेड कलर के लाइकोपीन पिगमेंट जो होता है, लाइकोपीन, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसके अंदर वो चेंज हो जाता है। तो इंटर कन्वर्जन एक प्लास्टिड का दूसरे प्लास्टिड के अंदर पॉसिबल होता है, और इसी वजह से स्टार्टिंग में जो फ्रूट या वेजिटेबल ग्रीन कलर की होती है वो बाद में येलो या फिर रेड कलर की हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि क्योंकि जो प्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट है वो अपना जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। क्लोरोफिल का एक अमाउंट या क्लोरोफिल का अमाउंट कम हो जाएगा और बाकी पिगमेंट का नंबर बढ़ता चला जाएगा, जिससे उनका कलर बदल जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ओनली, दैट इज द प्लास्टिड। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज द राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं वो क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है।
So the next cell organelle, that is the ribosomes. Ribosomes were first discovered by the George Pallet. Discovered by George Pallet. जॉर्ज पैलेट ने इनको सबसे पहले बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज आर द नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स। नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स। नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है दे डू नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट थे और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स। दीज आर composed of RNA and proteins। ये RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। RNA का मतलब होता है दैट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए होता है, डीएनए एक पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का, ये दूसरा टाइप होता है आरएनए। सो आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका जो नाम है या जो राइबोसोम्स है उनको राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स भी बोला जाता है। राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स, क्योंकि इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स इनको बोला जाता है। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, अगर राइबोसोम्स को देखा जाए या राइबोसोम्स जनरली तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व होते हैं, और अगर हम इनके टाइप की बात करें तो राइबोसोम्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स 70S and 80S। These are the 2 types of ribosomes, 70S and 80S। S means Swedberg unit और Swedberg coefficient। Swedberg coefficient एक्चुअल में ये सेडिमेंटेशन से रिलेट करने वाला एक फैक्टर होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब जब कोई किसी चीज को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के काफी तेजी से रोटेट करता है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसके सेटल डाउन होने की स्पीड क्या होती है, उसके हिसाब से कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। उस कोफिशिएंट को बोलते हैं स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। इसलिए यहाँ पे 70S या 80S रखा जाता है इस कोफिशिएंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर जो राइबोसोम होता है दैट इज ऑफ 70S टाइप। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। इसके अलावा और किसमें होता है, अभी हमने डिस्कस किया जस्ट लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं उनके अंदर भी 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S टाइप के जो क्लोरोप्लास्ट है सॉरी जो राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल्स, उनके अंदर होता है 80S टाइप। अब कोई भी राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 2 सब यूनिट होती हैं। जैसे अगर 70S की बात करें तो एक छोटी सब यूनिट होती है और एक उसके ऊपर बड़ी सब यूनिट होती है। 70S की जो सब यूनिट होती है छोटे वाली और बड़े वाली, इनको भी डिवाइड किया जाता है 30S एंड 50S। अब ऐसा नहीं करना है कि 70 इसका नंबर था तो ये 30 + 50 करके तो 80 हो गया, गलत हो गया। एक्चुअल में ये दोनों अगर एक साथ जुड़े हुए तब इनके सेडिमेंटेशन का कोफिशिएंट अलग होता है, और अगर बड़ी और छोटी यूनिट को अलग कर दिया जाए तो इनकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अलग होती है। तो अलग अलग ये 50S होता है और ये 30S होता है, लेकिन एक साथ जुड़ जाए तो बन जाता है 70S। इसी तरीके से 80S टाइप जो राइबोसोम होता है उसके अंदर ये 60S होता है और ये 40S होता है। तो अलग अलग उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग है। जब ये ज्वाइन कर जाते हैं तब ये बन जाते हैं 80S टाइप। अब जो राइबोसोम्स है उनका काम क्या होता है, राइबोसोम्स दैट आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल।
राइबोसोम्स दैट इज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल इनको बोला जाता है, मींस प्रोटीन की सिंथेसिस इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स की हेल्प से हो सकती है, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोला जाता है। तो राइबोसोम्स दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द राइबोसोम्स। Now the next cell will be that is the centrosome. Centrosome. These are also naked cell organelles. ये भी नेकेड होते हैं, मीन्स इनकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इनकी भी कोई कवरिंग नहीं होती है। सो दीज आर ऑल्सो नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और जो सेंट्रोसोम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड इन सम लोअर प्लांट्स। जो लोअर प्लांट है और एनिमल सेल्स है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे ट्रीज होते हैं जिसमें हार्ट्स और सर्च कंडीशन वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। लोअर प्लांट का जनरल मीनिंग होता है कि जो एल्गी वगैरह उनके अंदर ये कुछ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर ये जनरली प्रेजेंट रहते हैं। तो सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में, जैसे हमारे सेल के अंदर हम बात करें तो जो आरबीसीज हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ लोअर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो सेंट्रोसोम है इसके अंदर अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। अ सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम जो होता है अ सेंट्रोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स और अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स called centrioles। ये पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। जैसे अगर एक सेंट्रियोल इस तरह का है तो दूसरा सेंट्रियोल इस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो ये एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रक्चर कौन से, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं और इसकी एक यूनिट को सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सेंट्रोसोम भी अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन या एस्ट्रल जो फाइबर्स है उनको बनाने में यूज होते हैं। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रल फाइबर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। एस्ट्रल फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल सेल है इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने से पहले आपने कई जगह पे बुक के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ से कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर आपने बुक में देखे होंगे। तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं और ये सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है और ये भी एक सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है। तो इस तरीके से जब सेल को डिवाइड करना होता है, उसके डीएनए को अलग करना होता है, तो ये बन जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल फाइबर जो यहां से निकलते हैं उनको बनाने में यूज होते हैं। एनिमल सेल बिना सेंट्रियोल के डिवाइड नहीं कर सकती है,
इसलिए सेंट्रोल का प्रेजेंट होना एनिमल सेल के अंदर जरूरी होता है. सो दैट इज अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंट्रोसोम. Now, a special type of cell organelles that is known as microbodies are also present in the cell. Just मैं आपको इसका brief description ही दूंगा. Microbodies, single membrane bound structures, single membrane bound structures, single membrane bound structures होते हैं और इनका जो साइज है वो अबाउट 0.15 माइक्रोन तक इनका साइज होता है. यानी कि एक ही मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है. जो माइक्रोबॉडीज हैं वो 3 तरह के होते हैं. पैरोक्सिसोम्स, सेकेंड ग्लाइओक्सिसोम्स, and third is plant peroxisomes. Peroxisomes यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर. और इन सेल्स में खासकर जो लिवर या किडनी सेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. पेरोक्सिसोम्स के अंदर 2 तरह के एंजाइम होते हैं. इसमें एक एंजाइम होता है ऑक्सीडेज और दूसरा होता है कैटालेज. जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है ये सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2. आपने सुना होगा काफी सारी एड आती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है दैट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट. तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वहीं से टर्म आती है ऑक्सीडेंट. मींस H2O2 जो होता है ये ऑक्सीडेंट होता है. यानी कि H2O2 अगर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और उसको डिकम्पोज नहीं किया गया तो इस सेल की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. तो डिपेंड करता है कि सेल का मेटाबॉलिज्म किस तरीके का, उसके हिसाब से इनका नंबर कम या ज्यादा होता है. तो ऑक्सीडेज एंजाइम पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करता है, बढ़ाता है, जबकि जो कैटालेज है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन कर देता है. ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर. इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है. यानी कि सेल को डेथ से बचाने वाला एंजाइम होता है कैटालेज. उसके बाद ग्लाइओक्सिसोम्स होते हैं. ग्लाइओक्सिसोम्स जनरली जो सीड्स होते हैं प्लांट के अंदर उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इसमें जो पेरोक्सिसोम्स हैं इनके एंजाइम्स के अलावा दूसरे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं. दैट इज also contains enzyme that convert oils into sucrose. जैसे कोई सीड है उसके अंदर ऑयल कंटेंट काफी ज्यादा होता है, लेकिन जब वो जर्मिनेट करता है तो उसका सारा ऑयल खत्म हो जाता है क्योंकि सुक्रोज में चेंज हो जाता है. तो जो ग्लाइओक्सिसोम्स हैं इसमें इन दोनों एंजाइम के अलावा वो एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो ऑयल को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं. और प्लांट पेरोक्सिसोम की बात की जाए तो प्लांट पेरोक्सिसोम वो पेरोक्सिसोम होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जिसके अंदर पेरोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम दोनों के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. कंटेन enzymes of both glyosome peroxisomes and glyoxysomes. इसमें ग्लाइओक्सिसोम्स और पेरोक्सिसोम्स दोनों के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ सिंपल सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल. तो इसमें 3 तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं. पेरोक्सिसोम हो सकता है, ग्लाइओक्सिसोम हो सकता है या पेरोक्सिसोम प्लांट पेरोक्सिसोम हो सकता है.
तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं इंक्लूड करूंगा द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल, उनके सेल के स्ट्रक्चर और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज द सेल डिवीजन, एक सेल कैसे अपने जैसी दूसरी सेल बनाती है, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस की हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।